आज व्यू 360 में पाकिस्तान चीन और अमेरिका के साथ ताल्लुकात में कैसे तवाज़ुन बरकरार रख सकता है, जानेंगे पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से। अगर मैं चीन से बात करूंगा तो वो मेरा और चीन के दरमियान बातचीत होगी। आपको मिलवाएंगे क़ुव्वत समाअत से महरूम अमरीकी स्केटिंग गोल्ड मेडलिस्ट से और जानेंगे उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात के बारे में। मैं समाअत से महरूम ऐसे लोगों को जो समाअत के अहल अफराद के साथ खेलने से नर्वस होते हैं हौसला देना चाहती हूँ। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाशिंगटन डीसी में वॉइस ऑफ अमेरिका की इरम अब्बासी से बात करते हुए कहा है कि अगर 3 करोड़ 30 लाख की आबादी, जो कि कनाडा की कुल आबादी का 95% बनती है, अगर वो सैलाब से मुतासर होकर दरबदर हो जाए तो ये कनाडा के बस की बात भी नहीं होगी कि वो उन्हें फ़ौरी इमदाद मुहैया कर पाए। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने इस तासुर की तरदीद की कि पाकिस्तान सैलाब की तबाही में मदद के लिए अब तक दुनिया से मिलने वाली इमदाद से मुतमईन नहीं है। आपने ये भी कंपेयर करना है कि 2010 और 2022 में फ़र्क है। हम सब ने, पूरी दुनिया ने द फर्स्ट इन 100 ईयर्स जो ग्लोबल पैंडमिक कोविड का मुकाबला किया है और हर ममालिक का मईशत को इससे धचका लगा है। इसके बाद जो यूक्रेन में जंग शुरू हुआ है उसकी वजह से भी महंगाई और मुआशी मसले मुख्तलिफ ममालिक के लिए हैं, तो उस स्पेस में हमें फंक्शन करना पड़ेगा और उसके मुताबिक हम अपने एक्सपेक्टेशंस ज़रूर रखेंगे। लेकिन अभी तक जो सपोर्ट मिला है मैं उस पर बहुत ही मुतमिन हूँ, ना सिर्फ अमेरिका का मगर हमारे सारे जो इंटरनेशनल साथी है वो एवरीबडी इज़ कम फॉरवर्ड एंड स्टेप्ड अप टू हेल्प पाकिस्तान। पाकिस्तान दुनिया से कह रहा है कि वो उसको कर्ज़ों में रिलीफ दे और मगरिब से भी ये मुतालबा कर रहा है। बिलखुसूस अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कल कहा कि वो जो है चीन से पाकिस्तान जो है वो कर्ज़ों में रिलीफ ले ताकि उसको मदद मिले। तो क्या आप ये इरादा रखते हैं कि आप चीन से इस बारे में बात करेंगे? आगे जाके अगर हमारा डैमेज नीड्स असेसमेंट के मुताबिक हमें डेप्ट रिलीफ, डेप्ट डिले, डेप्ट रिस्ट्रक्शन की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर सबसे बात करूँगा। लेकिन अगर मैं चीन से बात करूँगा तो वो मेरा और चीन के दरमियान बातचीत होगी। किसी और उस बातचीत में दाखिल होने का उनका कोई ज़रूरत मेरे ख्याल में नहीं है। यूएस के स्टेट ऑफ सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन ने ये भी इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान और भारत जो है वो आपस में ताल्लुकात बेहतर करें। फिर जो साबिक वज़ीर ख़जाना थे इस्माइल मिफ्ता, उन्होंने भी कहा कि भारत से अगर इस मुश्किल घड़ी में हम किसी किस्म की मदद ले सके तो वो तैयार हैं। आपके ख़्याल में क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात इस्तवार होने की कोई पॉसिबिलिटी है? 2010 में एक तरफ़ा ये फ़ैसला हुआ, पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया कि हम ट्रेड करेंगे भारत के साथ फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 1965। लेकिन उस वक्त हमने ऐसे फ़ैसला लिया इसलिए इम्कान था कि उनकी तरफ से कि पॉजिटिव शायद जवाब आ जाए। इस वक्त माहौल बदल चुका है। कश्मीर में अगस्त 2019 के बाद जो उन्होंने हमले किए हैं और जिस तरीके से मोदी भारत के मुसलमानों के साथ सलूक कर रहा है, हमें उस किस्म का रैशनल, रिस्पॉन्सिबल, रेसिप्रोकल पार्टनर नज़र नहीं आ रहा। नज़र आता तो मैं ज़रूर समझता कि हमें हाथ आगे बढ़ाना चाहिए और पीस की तरफ बढ़ना चाहिए। कुछ अर्से पहले अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने अयमन अल-ज़वाहिरी के हलाकत में जो अमरीकी ड्रोन हमला हुआ उसमें मदद की। क्या ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने मदद की है? बाज़ हल्के ये भी कह रहे हैं कि अब जब अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान लगता है कि फ़ौजी सतह पर जो ताल्लुकात हैं वो रिज्यूम हो गए हैं, तो क्या पाकिस्तान ने इस हमले में किसी किस्म की अमेरिका की मदद की? जहाँ तक दहशतगर्दी का मसला है, मैं समझता हूँ कि हमें सब मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहिए। जहाँ तक अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द है, पूरी दुनिया अफ़गान हुकूमत से साफ कह रही है कि आपको अपना सरज़मीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जहाँ तक ये ड्रोन हमला है, हमारा इसमें ना कोई कंट्रीब्यूशन है, ना कोई कोलैबोरेशन है, ना हमारा इल्म में था कि ये आदमी उधर था।
आपने अपने रीसेंट इंटरव्यू में बात की कि तालिबान को, अफ़गान तालिबान को जो है उनको आइसोलेट नहीं करना चाहिए। अफ़गान तालिबान जो है वो पाकिस्तान की भी मदद कर रहे हैं, TTP के साथ मुज़ाकरात में सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। आपकी अपनी फैमिली की डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल रही है। ये वो ग्रुप है, चाहे वो TTP हो या अफ़गान तालिबान हो, जो कि जमहूरी निज़ाम पे बिलीव नहीं करते, ख़वातीन के राइट्स पे बिलीव नहीं करते। तो आप समझते हैं कि वो शराइत जो दुनिया चाहती है अफ़गान तालिबान से कि वो पूरी करें, उसके बग़ैर उनके फ़ंड्स जो रिलीज़ की बात आपने की कि उनके फ़ंड्स को रिलीज़ किया जाए ताकि वो निज़ाम चला सकें, डू यू थिंक कि ये सही है कि उनके फ़ंड्स? तो जहाँ तक अफ़गानिस्तान की बात है, मैंने शायद उनको आइसोलेट करने का कम, लेकिन मैं ज़रूर इस बात पे ज़ोर देता हूँ कि उनसे इंगेज किया जाए। इसलिए हम सबको 90 के जो हमारे गलतियाँ हैं उनसे सीखना चाहिए। उस वक्त जब अफ़गानिस्तान का जंग ख़त्म हो गया था, हम सब ने अपने हाथ धो के अफ़गानिस्तान को भूल गए थे, और उसके नतीजे में क्या हुआ, मेरा मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़े थे, इस मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़े थे। तो इंगेज करना बहुत ही ज़रूरी है। TTP के साथ पाकिस्तान जो है वो मुज़ाकरात कर रही है, और हमने देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा में हमले जो हैं TTP के जानिब से इंतहा पसंदी के हवाले से जो सूरत हाल है वो बिगड़ रही है। ये बताइए कि ये कितनी सीरियस थ्रेट है, और दूसरा सिविलियन हुकूमत कितनी अवेयर है, क्या शराइत रखी जा रही है, कौन ये मुज़ाकरात कर रहा है, और आपको कितना पता है इस बारे में? पहले भी मेरा मुतालबा था कि पार्लियामान के पीठ पीछे कोई मुज़ाकरात लेजिटिमेट नहीं हो सकता है, तो आपको पार्लियामान को ब्रीफ़ करना पड़ेगा। पार्लियामान को तफसीली ब्रीफ़ दिया गया, और फिर हमने उस ब्रीफिंग के नतीजे में ये तजवीज़ दिया कि अगर इस तसलसल ने आगे बढ़ना है तो इसके ऊपर एक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होना ज़रूरी है, जिसमें पार्लियामानी अभी जबकि हम पावर में हैं तो पार्लियामान को ब्रीफिंग दिया गया, पीठ पीछे के बजाय आमने सामने ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन अभी तक हमारा कमेटी नहीं बना है, और मैं समझता हूँ वो बहुत ही एक ज़रूरी कदम होगा। आई होप कि जहाँ तक मेरा इम्प्रेशन है इन ग्रुप से मुज़ाकरात का, आई होप दैट आई एम प्रूवन रॉन्ग, बट मेरा ख्याल में माजी में जब भी हमने इस किस्म के मुज़ाकरात किए थे उनका नतीजे हमारे लिए इतना अच्छा नहीं रहा। ऑडियो लीक्स का मसला इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में बहुत गर्म है, और आपके वालिद साहब प्रेसिडेंट जरदारी जब ऑफिस में थे तो वो ख़ुद भी ये ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि जब वो ऑफिस में आते थे तो कहते हैं हेलो पाशा। कौन करता है ये रिकॉर्डिंग्स आपके ख्याल में? जहाँ तक ये रिकॉर्डिंग्स की बात है, रिकॉर्डिंग्स तो पूरी दुनिया करते होंगे, बट वो रिकॉर्डिंग्स पाकिस्तान में कौन करता है? इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान में करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज इस मुल्क में करते हैं। लीक कौन करता है? एक मिनट, उस हद तक सही है कि वो उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के साथ रहे। ख़ास तौर पे वो हमारा वज़ीर आज़म का दफ्तर की सवाल हो, तो चाहे वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हो या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो, मैं इस बात का सख्त एतराज़ करता हूँ, मज़म्मत करता हूँ। ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल पैदा हुआ है जिसका जवाब हमें चाहिए। मेरा इल्म में ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने किसी किस्म का इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है, मैं उसका कंक्लूजन का मुंतज़िर हूँ, मगर ये एक अच्छा रवायत बिल्कुल ही नहीं है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का मुकम्मल इंटरव्यू आप देख सकेंगे आज VOA उर्दू की वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस पर। क्या आपके मोबाइल और लैपटॉप पर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट नहीं खुलती? तो आप हमारा कंटेंट देखने और पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं। या हमारी स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करें जो एप्पल और एंड्रॉयड दोनों डिवाइसेस के लिए दस्तयाब है। आज वॉइस ऑफ अमेरिका की स्पेशल दस्तावेजी फिल्मों के सिलसिले में हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी स्केटर से जो कुव्वत समात से महरूम है। लटेशिया डेट्रो युगांडा में पैदा हुई, लेकिन एक अमरीकी ख़ानदान ने उन्हें गोद ले लिया। 2019 में अपनी उम्र की कैटेगरी में उन्होंने अमेरिका के लिए इनलाइन स्पीड स्केटिंग का गोल्ड मेडल जीता। आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी और तजुर्बात के बारे में। स्केटिंग करते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उड़ रही हूँ। जमीन पर घूमते पहियों की आवाज मुझे अच्छी लगती है और हवा मेरे चेहरे से टकराती है।
में मुझे स्केटिंग सबसे ज्यादा पसंद है। ये मुझे ताकत का एक एहसास देती है। And there goes Ditro now into second place. Wanek. लटीशा को तेज रफ्तारी अच्छी लगती है। वो हर काम तेजी से करना चाहती है। वो सीखना भी उसी तेजी से चाहती है। मुझे लगता है कि वो इसलिए बहुत आगे है क्योंकि स्केटिंग में उसका दिल लगता है। She takes the bell. Ditro. Half a lap to go for Ditro. Wishart. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ लेकिन वो सिर्फ जीतना चाहती है। In for first, Leticia Ditro. Another excellent race from her as she takes home another gold medal for Fast Forward. जब मैं छोटी थी मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं स्केटिंग करूंगी या मुकाबलों में हिस्सा लूंगी। मुझे मालूम नहीं था कि मैं स्केटिंग कर सकूंगी। मेरा ख्याल था ये बोरिंग होगा जब तक कि मैंने पहली दफा स्केटिंग की। मुझे बहुत मजा आया। मुझे मुकाबला करना पसंद है। नहीं भाई, शुक्रिया, तुम मुझे हरा दोगी। एक तवील कामत से मुकाबला। मैं समाज से महरूम ऐसे लोगों को जो समाज के अहल अफराद के साथ खेलने से नर्वस होते हैं हौसला देना चाहती हूँ और ये दिखाना चाहती हूँ कि वो भी मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि उनको हौसला मिले कि वो समाज के काबिल अफराद जितने अच्छे बल्कि उनसे बेहतर हो सकते हैं। मैं लतीशा से शायद 4.5 साल पहले मिली थी। हमने इसे स्केटिंग करते देखा और सोचा कि छोटी सी बच्ची कौन है जो इतनी अच्छी स्केटिंग कर सकती है। जब मैं पहली बार लतीशा से मिली तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे पता था कि जब भी मुझे जरूरत होगी माँ इसकी बात मुझे समझा देगी। पहले तो उनकी माँ यहाँ अक्सर होती थी और फिर जैसे जैसे लतीशा और मैं एक दूसरे से ज्यादा मानूस होते गए माँ ने आना कम कर दिया। जब मैंने स्केटिंग शुरू की तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन बहुत से लोगों को मेरे बहरेपन की वजह से मुझ पर एतमाद ना था। मुझे इस ख्याल ने परेशान किया कि लोग मेरी तरफ तजस्सुस से देखेंगे, लेकिन जब मैं सबको हराती हूँ तो लोग हमेशा हैरान रह जाते हैं। वो सभी मेरी कामयाबी का जश्न मनाते हैं। ये मुझे अच्छा लगता है जब वो मेरे एहसासात को समझते हैं। वो एक अमरीकी चैंपियन है। 2 साल कबल वो अपनी उम्र की कैटेगरी में एक अमरीकी चैंपियन थी। उसने 13 से 16 साल की उम्र की लड़कियों में गोल्ड मेडल जीता था। Huge push from Gurdon to Ditro. लगातार बरसों तक वो गोल्ड मेडलिस्ट रही और अमरीकी चैंपियनशिप टाइटल जीते। वो खेल से इतना प्यार करती है कि वो टीन एज को पहुंचने की घबराहट या अपनी टीम के खिलाड़ियों से बातचीत ना कर पाने की मुश्किल तक को नज़रअंदाज करने को तैयार है। बस वो वहाँ जाकर अपनी बेहतरीन कोशिश करती है। मैं अपनी टीम के साथ बात कर सकती हूँ। बाज़ खिलाड़ी साइन लैंग्वेज समझ सकते हैं। कभी कभी मैं देखती हूँ कि दूसरे खिलाड़ी क्या कर रहे हैं और मैं उनकी नकल कर सकती हूँ। मैं हमेशा मुस्बत सोचती हूँ कि मैं ये खुद से कर सकती हूँ और मुझे दूसरों की मदद की ज़रूरत नहीं है। वो एक फाइटर है। वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाना चाहती है।
Close your gaps, close your gaps, close your gaps. मुझे यकीन है कि ये खेल बच्चों को सिर्फ स्केटिंग ही नहीं सिखाता, और मैं जानती हूँ कि मैं लटीशा की एक मजबूत खातून बनने में मदद कर सकती हूँ। मैं एक मजबूत शख्सियत की मालिक हूँ, इसकी माँ एक मजबूत खातून है। मैं उस अमल को जारी रखना चाहती हूँ जिसका आगाज़ इसकी माँ ने किया था। जहाँ तक हम जानते हैं लटीशा पैदाइशी बहरी थी। मैंने युगांडा में जिस प्रोग्राम का दौरा किया इसे बुनर्जिस डेफ इनिशिएटिव या BDI कहा जाता है, और वो युगांडा में उन बहरे बच्चों की देखभाल का शानदार काम करते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें उनके खानदान अपने से अलग कर देंगे। बहुत से ऐसे अकायद हैं कि बहरापन एक आज़ाब है। खानदानों को कई बार ये खौफ भी होता है कि उनके दूसरे बच्चे भी बहरे हो जाएंगे, खासतौर पर बच्चा अगर बचपन की किसी बीमारी की वजह से बहरा हो जाता है जिसका बहुत सी जगहों पर इलाज किया जा सकता है। लिहाजा BDI की बुनियाद उन्हीं बच्चों के लिए रखी गई थी जिनको अपनी जुबान सीखने के लिए किसी जगह जाने की जरूरत थी। मेरा ख्याल है कि लटीशा को जब BDI लाया गया तो वो तकरीबन 18 माह की थी। आमतौर पर वो इस उम्र के बच्चों को कबूल नहीं करते, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने बहुत इसरार किया होगा। वो बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी शख्सियत बहुत बड़ी थी और इतनी प्यारी, इतनी स्मार्ट। मैं उससे बहुत मुतासिर हुई थी और मैंने सोचा कि मुझे किसी तरह इस लड़की की जिंदगी में शामिल होने की जरूरत है। तो हमने खुद भी बहुत ज़्यादा छानबीन की। हमने वहाँ की सूरत हाल जानने के लिए मकामी लोगों से बातचीत की, और जब हमें ऐसा लगा कि हमने वाकई अच्छी तरह छानबीन कर ली है तो हमने फैसला किया कि हम लटीशा को गोद लेने के लिए बैनुल-अक़वामी तरीक़ेकार पर अमल करेंगे। तुम जहाज़ पर सवार होने और उड़ने के लिए तैयार हो। आखिरकार काम ख़त्म हो गया, लटीशा सफ़र कर सकती थी। जब मैं यहाँ पहुँची तो मैं शिजदर रह गई, क्योंकि मैंने इससे पहले इतने ज़्यादा सफ़ेद फार्म लोगों को कभी साथ नहीं देखा था। मैं हैरतज़दा और उलझन में तो थी ही, और इतना सर्द मौसम भी पहली बार देखा था। युगांडा में सर्दी पड़ती ही नहीं थी, ये उसके बिल्कुल बरअक्स था। मैं हैरतज़दा थी। वो मज़े के दिन थे। इन्हें छिड़कना है। मुझे ऐसा कोई एक दिन भी याद नहीं है जो उसके बगैर गुजरा हो। वो ख़ानदान का हिस्सा है और मैं उसके बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो ख़ानदान की मुस्तकिल रुकन है और बहुत घुल मिल जाने वाली है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी चीज़ की कमी थी, और वो कमी लटीशा है। किसी पज़ल का ऐसा आखिरी टुकड़ा जो आखिरकार जुड़ जाए। समाज से महरूम बच्चों और बालगों के लिए यकीनी तौर पर रुकावटें मौजूद हैं और अवामिल भी हैं। मिसाल के तौर पर जैसे काउंसलिंग के लिए अगर वो कभी ये तय करे कि मैं अपनी माँ के बगैर किसी से बात करूँगी तो उसके लिए किसी मुतरज्जिम को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत ही परेशान कुन है। जब भी आपका बच्चा कुछ करना चाहता है, हमेशा ये सवाल कि क्या हमें एक मुतरज्जिम की ज़रूरत होगी। ये बहुत अहम है कि अब भी लोगों की एक ऐसी कम्युनिटी बनाने की कोशिश की जाए जो आपके बच्चे की तरह बात करते हों। हम अपने चर्च में ऐसा कर सके हैं, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे यहाँ समाज से महरूम लोगों की तादाद बढ़ रही है। ऐसे कुछ बच्चे लटीशा के हम उम्र भी हैं। नौजवानों के ग्रुप में भी ऐसे बच्चे हैं, और जब भी कोई रास्ते खुलते हैं तो वहाँ बहुत उम्दा और तजर्बाकार साइन लैंग्वेज के मुतरज्जिम मौजूद होते हैं। क्या तुम अब भी बास्केटबॉल खेलती हो? तुम कभी कभी खेलती हो, है ना? इसलिए कि कोविड की वजह से ज़्यादा लोग खेलने नहीं आते। कल हम 10 के मुकाबले में 73 से जीते। ये बहुत खूबसूरत है कि आप समाज से महरूम और सुनने के अहल अफराद की कम्युनिटी को एक साथ एक ऐसी इबादत में इकट्ठे देखें जो 2 ज़ुबानों में होती है।
और समात रखने वाले अफराद भी इसे सीख रहे हैं। मुझे फरवरी में ब्रेसेस लगे थे। मैं देख सकती हूँ लटीशिया दूसरों के साथ साइन लैंग्वेज में कितनी दिलचस्पी लेती है। ये इसकी हौसला अफजाई करता है और उसे एतमाद देता है। मेरी ख्वाहिश और ख्वाब है कि सब साइन लैंग्वेज जानते हों और इसके जरिए आपस में बातचीत, इकट्ठे काम करने और घुल मिल जाने के अहल हो सकें। कभी कभी मुझ पर मुकाबले के लिए तैयारी का बहुत दबाव होता है। मैं चाहूंगी कि मेरे इर्द गिर्द और भी ऐसे लोग हों जो सुन नहीं सकते। इससे मुझे इत्मीनान महसूस होगा। अगर मैं अपने जैसे समाज से महरूम और खिलाड़ियों के साथ स्केट कर सकूं तो मैं ज़्यादा बाहिम्मत और पुरसकून महसूस करूंगी। मैं खुद को तन्हा, परेशान और बेचैन महसूस नहीं करूंगी। वो रोशनी वाली गन का इस्तेमाल करते हैं और जब वो इसे फायर करते हैं तो लोग दौड़ पड़ते हैं। मैं नहीं जानती थी कि मुझे क्या करना है। मुझे अपने खड़े होने का अंदाज बदलने की जरूरत थी और मुझे बाएं टांग पीछे रखनी थी ताकि मैं गन और रोशनी देख सकूं। कभी कभी जब वो रोशनी वाली गन नहीं लाते हैं तो मैं एतराज करती हूँ। मुझे बुरा लगता है कि मुझे खुद अपनी वकालत करनी पड़ती है कि रोशनी कहाँ है और ये समझाना पड़ता है कि इसकी ज़रूरत क्यों है। जी, मुझे लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी और मुझे मज़ा आया। मैं अव्वल ना आ सकी पर 2 तीसरी पोजीशंस मिली हैं। बहुत खूब, इसने ज़बरदस्त स्केटिंग की, बहुत अच्छा, और इसके स्केट्स भी खूबसूरत हैं। मेरा मकसद मेडल्स जीतना है। मेरा मकसद मुस्तकबिल में एक मशहूर स्केटर और बास्केटबॉल खिलाड़ी बनना है। मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं और समाज से महरूम दूसरे लोग ऐसा कर सकते हैं। मैं सुन नहीं सकती लेकिन मैं एक रोल मॉडल बन सकती हूँ। लोग हैरतज़दा हो जाएंगे कि मैं इतनी मशहूर और रोल मॉडल हो सकती हूँ। यही मेरा मकसद है। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, YouTube पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।